नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल हमने YouTube लिंक के द्वारा हमने महाकवि कालिदास जब माँ काली की उपासना करने के बाद वह जो महाकवि बने और कालिदास के नाम से वह पहचाने गए, उन्होंने उसके आराधना के द्वारा राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। विद्युत माँ के पास जब वह लौटे तब भी उसका दरवाज़ा बंद था और कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण सबूत संस्कृत के द्वारा दिया और विद्युत माँ ने से प्रार्थना की कि अनावृत कपाट द्वार देहि, आप दरवाज़ा खोलिए। तो अंदर से विद्युत माँ ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, यानी आपने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं और कितनी उपाधि प्राप्त की है। इस महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश रचना की विद्युत माँ को सुनाई। विद्युत माँ को जब अपने पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। यहाँ आकर हम रुके थे। फिर कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उन्होंने अपने साहित्य के अंदर किया है वो कहीं भी मिलता नहीं है। उन्होंने अपने ग्रंथ के द्वारा यह भी बताया कि प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा रहता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। यानी उपमा आप गुजराती के अंदर पढ़ते हैं अलंकार, उसमें उपमा अलंकार के बारे में आप जानते होंगे कि जिसकी उपमा की जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको भी उपमा कहा जाता है। जैसे कि गांधी जी का नाम महात्मा गांधी का उपनाम मिला है ना, उसको उपमा कही जाती है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का बिरुद मिला, उसको उपमा कही जाती है। इसी प्रकार कालिदास ने अपने सभी ग्रंथों के अंदर जो उपमाएं की है वह विश्वविख्यात है। उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। यानी चरित्र चित्रण यानी उसकी कहानी के अंदर, उसके नाटक में और कविता ग्रंथ के अंदर जो कुछ भी चरित्र यानी जिस पात्र का चित्रण करते हैं उसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन के लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि राजा जो होता है वह सिर्फ किसी प्रजा या देश का शासक नहीं कहलाता, वह प्रजा का रक्षक भी कहलाता है और पिता भी कहलाता है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, उसका इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में मिलता है। यानी समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। ये तो मध्य युग के अंदर
जो स्त्रियों का स्थान बहुत कम था, दिया जाता था। उसको सिर्फ धर्म के अंदर की छूट दी जाती थी। उन्हें समाज के और घर के निर्णयों के अंदर कभी भी छूट नहीं दी जाती। लेकिन कालिदास के समय के अंदर तो नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी और सभी नारियों को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। महाकवि कालिदास ने 60 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब जो मैं आपको दिखाता हूँ वह आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा कि 60 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। कितने? 60 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। 60 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से पहला ग्रंथ जो है ऋतु संहार, आप बराबर याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर। कालिदास का पहला ग्रंथ कौन सा लिखा है उन्होंने? ऋतु संहार, और वह एक उत्तम काव्य है। ऋतु संहार या ऋतु यानी अब जो हमारी जो ऋतु है, गर्मी, ठंड और शीतलहर भी कहा जाता है, और वर्षा ऋतु, है ना। कालिदास ने उन सूक्ष्म दृष्टि का परिचय भी उन्होंने अंदर कराया है कि ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यानी ऋतुओं तथा प्रकृति यानी कुदरती सौंदर्य का वर्णन जो इस ऋतु संहार काव्य ग्रंथ के अंदर किया है, उतना चित्रण ऋतुओं का और प्रकृति का अन्य किसी ग्रंथ के अंदर उन्होंने नहीं किया है। फिर ये पहला काव्य ग्रंथ है। फिर दूसरा ग्रंथ उन्होंने लिखा, वह मालविकाग्निमित्र लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? मालविकाग्निमित्र लिखा है। कालिदास का वह दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। कभी परीक्षा के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि कालिदास ने पहला नाटक कौन सा लिखा? तो आप ऋतु संहार लिखेंगे तो वह गलत कहलाएगा, लेकिन नाटक पूछा गया है इसलिए मालविकाग्निमित्र आपको जवाब के रूप में लिखना पड़ेगा। नाटक पूछा जाए तो, और काव्य ग्रंथ पूछा जाए तो ऋतु संहार। फिर ऐसा भी पूछा जाए कि कालिदास ने पहला ग्रंथ कौन सा लिखा? तो ऋतु संहार। नाटक पहला तो मालविकाग्निमित्र, और दूसरा ग्रंथ पूछा जाए तो भी मालविकाग्निमित्र। इसी प्रकार आपको अलग अलग तरीकों से उनको याद रखना पड़ेगा। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। यह प्रश्न में, यह भी एक वाक्य के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि मालविकाग्निमित्र में किसकी कहानी है या किसकी प्रेम कथा कालिदास ने लिखी है? तो राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। इसी प्रकार आपको जवाब याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार 7 ग्रंथों में से इसी प्रकार अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम, वह कालिदास का दूसरा नाटक है। प्रश्न में याद रखना कि कालिदास ने दूसरा नाटक कौन सा लिखा है? तो विक्रमोर्वशीयम ऐसा लिखना पड़ेगा। और तीसरा ग्रंथ पूछा जाए तो भी विक्रमोर्वशीयम आपको लिखना पड़ेगा। फिर कुमार संभवम, हाँ, तीसरा ग्रंथ पूछा जाए, इसमें महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभवम काव्य में उसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा
तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। तारकासुर का वध किसने किया था, यह कहानी आप सब भी जानते हैं। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है, वह भी एक खंड काव्य है। और उसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। देखो, एक खंड काव्य भी उन्होंने लिखा है। वह कौन सा खंड काव्य लिखा है? मेघदूत। और मेघदूत का वह उनका कौन सा ग्रंथ है? 5वां ग्रंथ है। और वह एक खंड काव्य है, ऑब्जेक्टिव रूप में याद रखना। और उसके अंदर किसकी कहानी लिखी है उन्होंने? कि कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। और उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी वीरहीनी प्रिया को पहचानने का उपाय मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। वर्षा काल ले वर्षा ऋतु, और विरह यानी जो प्रेम संबंध के अंदर जो अलग होते हैं एक दूसरों से, जो विरह होता है, विरह यानी दुख। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। फिर रघुवंशम एक महाकाव्य है। कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया था कि सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों का इस कथा के अंदर, रघुवंश महाकाव्य के अंदर उसका वर्णन किया है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और अंतिम 7वां ग्रंथ है। वह 7 अंकों के अंदर लिखा गया है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। और इस नाटक महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। यानी उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है वह आज के इतिहास संस्कृत साहित्य के अंदर महाकवि कालिदास का नाम इस नाटक के कारण अमर हो गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके अंदर दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी है। तो यह भी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह रशिया का एक बहुत बड़ा लेखक है ग्रेटे। वह इस ग्रंथ को अपने सर के ऊपर रखकर नाचने लगा था। इतनी सुंदर वह अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर कहानी लिखी है इस ग्रंथ के अंदर। इस तरह महाकवि कालिदास ने संस्कृत साहित्य में अमर हो गए। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक दिखाई देती है। तो यह कहानी खत्म होती है कि महाकवि कालिदास एक अज्ञानी बुद्धू में से किस प्रकार कालिदास बने और महाकवि कहलाए, उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया है। अस्तु, यहाँ यह गद्य, यह पाठ खत्म होता है। आपकी जो स्वाध्याय पोथी है, इस स्वाध्याय पोथी के अंदर आपको गृह कार्य के रूप में लिखना पड़ेगा। और जब आप ऑफलाइन शिक्षा शुरू होगी तब आपको यह गृह कार्य मुझे दिखाना पड़ेगा। और जो भी अपनी कक्षा के अंदर जो भी हिंदी पढ़ाता है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। अस्तु।